गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा था, क्या क्या फीचर्स हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के, उनके बारे में हमने डिटेल स्टडी पिछले लेक्चर के अंदर कर ली थी। अब ये जो लेक्चर है हमारा FDRM का, उसके अंदर हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यूनिट 2 का, जो कि है वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर से रिलेटेड। तो अगर हम देखें कि जब हम ये देखते हैं कि जो टर्म है नॉशनल वैल्यू, जो कि एक फ्यूचर के वैल्यूएशन में यूज़ की जाती है, तो अगर हम देखें तो जो नॉशनल वैल्यू रेफ़र कर रही है उस वैल्यू को या उस स्पॉट प्राइस को जो कि उस अंडरलाइंग एसेट्स की है किसी भी डेरिवेटिव ट्रेड के अंदर। तो अगर हम कहते हैं कि जो ऑप्शंस हैं हमारे फ्यूचर्स हैं, कोई करेंसी ट्रेड है, तो उनकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी उसकी स्पॉट प्राइस होगी, वो हमारी क्या होगी, नोशनल वैल्यू होगी। तो ये जो वैल्यू होती है, नोशनल जो वैल्यू होती है, वो हमें हेल्प करती है कि हम डिफरेंस देखें हमारे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड और टोटल अमाउंट एसोसिएट है जो कि हमारे एंटायर ट्रांजेक्शन से। और जो अगर हम नोशनल वैल्यू की बात करें तो नोशनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो यूनिट है हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट की, उसको हमें अपने स्पॉट प्राइस से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है आपका, अगर आप उसको अपनी स्पॉट प्राइस से या मीन्स स्पॉट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट्स की क्या मिल जाएगी, नोशनल वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम ये देखते हैं कि जो नोशनल वैल्यू है वो एक तरीके की वैल्यू है किसी भी सिक्योरिटी को लेके, तो जो नेशनल वैल्यू है वो हमेशा डिफरेंट करती है किसको, मार्केट वैल्यू को। क्योंकि मार्केट वैल्यू जनरली यूज़ की जाती है जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं कभी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के लिए, कि जो भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है उसका क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मीन्स उसकी क्या मार्केट वैल्यू है। तो अगर हम देखें तो इसका यूज़ हम तभी भी करते हैं जब हमें एसेट्स की प्राइस को डिस्क्राइब करना हो जो कि एक ओपन मार्केट में होती है। तो अगर हमें अपनी मार्केट वैल्यू को लेना है तो उसके लिए हमें अपने टोटल नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को उसकी करंट शेयर प्राइस से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो उससे हमें उसकी मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर हम देखें तो हम क्या क्या की टेक अवेज देखते हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक से, कि जो टर्म है नोशनल वैल्यू रेफ़र करिए उस वैल्यू और स्पॉट प्राइस को जो कि किसी अंडरलाइंग एसेट्स के जिनमें हम अपनी डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड क्या है कि जो नेशनल वैल्यू है उसका कैलकुलेशन हम एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करते हैं, जहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं उन वैल्यू को किसी भी एसेट्स की जो कि एक अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कैलकुलेशन है हमारे नोशनल वैल्यू की किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी से, जो कि रिप्रेजेंट होती है किससे, स्पॉट प्राइस से। तो अगर आपको नोशनल वैल्यू निकालनी है किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है उससे उसकी स्पॉट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। लास्ट पॉइंट क्या है कि जो नोशनल वैल्यू है हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को कि वो चीज़ को समझें और उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके लॉसेज हैं उनके बिहाफ पे वो अपनी रिस्क को प्लान करें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कैलकुलेटिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोशनल वैल्यू। तो अगर हम नोशनल वैल्यू का कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हमें डिटरमाइन करना होता है कि उस एसेट्स की क्या वैल्यू है उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो जो स्पॉट प्राइस है मीन्स जो करंट प्राइस है कमोडिटी की, वो वहाँ पे हमें चाहिए होती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर हमें पता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का क्या साइज़ है, तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट साइज़ से उस प्राइस ऑफ पर यूनिट को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, स्पॉट प्राइस होती है। तो अगर देखें तो नोशनल वैल्यू का क्या फार्मूला है, कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू स्पॉट प्राइस। तो अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर एक सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्राइज कर रहे हैं और उसके अंदर हमने 5000 ब्यूसेल्स सोयाबीन की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है हमारा वो है 5000 ब्यूसेल्स ऑफ सोयाबीन। और अगर हम देखें कि जो सोयाबीन की स्पॉट प्राइस है वो $9 है, तो नोशनल वैल्यू सोयाबीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या होगी, $45। जब हम 5000 ब्यूसेल्स को हमारे स्पॉट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 45,000, मीन्स इट इज़ अ नोशनल वैल्यू। इसके बाद अगर हम देखें तो नोशनल वैल्यू का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें टोटल वैल्यू चाहिए होती है उस अंडरलाइंग एसेट्स की कमोडिटी की, जो कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। तो सोयाबीन के एग्जांपल से अगर हम देखें तो जो सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट हमने रिप्रेजेंट किया जिसकी नोशनल वैल्यू 45,000 थी, उस एसेट की जो वैल्यू थी वो 45,000 थी। तो इसके नंबर पे हम ये कहते हैं कि ये ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, बल्कि ये उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, या हमें ये कहते हैं कि हमें कितनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है उस करंटली ट्रेड करने के लिए किसी मार्केट के अंदर। तो उसके लिए हमें अपने पर्टिकुलर एसेट्स की ऑप्शन मार्केट वैल्यू को भी देखना होता है।
तो अगर हमें ऑप्शन मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, दैट इज़ द ऑप्शन प्राइस इनटू द क्लेम ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। तो अगर हम कोई सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर जो ट्रेड है हमारा वो $2 का है, तो जो ऑप्शन मार्केट वैल्यू है वो कितनी होगी, 10,000 होगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो कितना है, 5,000, जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल में देखा। और उसको अगर हम अपने ट्रेड की जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ 10,000। लेकिन अगर हम ऑप्शन प्राइस के रूप में उसको देखें कि जो हमने $2 डिसाइड की है, तो उसके यहाँ पे जो 5,000 बुशेल्स हैं सोयाबीन के, उसकी जो ऑप्शन प्राइस है $2 के हिसाब से, तो जो उसकी ऑप्शन मार्केट वैल्यू है दैट इज़ द $100,000। तो जो ये डिफरेंस है नोशनल वैल्यू और ऑप्शन मार्केट वैल्यू में, वो हमें ऑप्शन के लिवरेज के बारे में बताता है। इसके बाद हम देखें तो नोशनल वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो जो नोशनल वैल्यू है वो एक की है जिससे कि हम अपनी रिस्क को मैनेज करते हैं। तो पर्टिकुलरली जो नोशनल वैल्यू है उसका यूज़ हम अपने हेज रेशियो को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, जहाँ पे हम अपने लेआउट बताते हैं उस नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो कि एक हैज़ मार्केट में नीड होती है किसी भी रिस्क के लिए। तो हेज रेशियो को कैलकुलेशन करने के लिए हमें अपने हेज रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपनी वैल्यू एट रिस्क को नोशनल वैल्यू से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो वैल्यू एट द रिस्क है, जहाँ पे एक जो इन्वेस्टर है वो अपने पोर्टफोलियो का अमाउंट बता रहा है किसी एक रिस्क पे, तो जो सब्जेक्ट है या जो भी लॉस उससे पर्टिकुलर मार्केट से रिलेटेड है। तो अगर हमें एग्जांपल देखें तो जो इन्वेस्टर है वो 5 मिलियन पोजीशन पे उस सोयाबीन को $5 मिलियन पे पोजीशन पे सोयाबीन को क्या करना चाह रहा है, हेज करना चाह रहा है अपने फ्यूचर लॉसेस को देख के। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे देखा जाएगा। तो हम जब भी हम अपने सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट्स को करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो रफली हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू है हमारी मीन्स उसको हम 111 डिसाइड करेंगे जो कि एक अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से अबव है, तो जो कि एक हेज पोजीशन को बता रही है। तो जो $5 मिलियन है वो डिवाइडेड होगा हमारे किससे, 45,000 से, मीन्स कि जो नोशनल वैल्यू है उससे। तो जो नोशनल वैल्यू है वो हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को कि वो उन चीज़ों को समझें, जो भी लॉसेज है उनके रिगार्डिंग जो भी रिस्क आ रही है उनको प्लान करें। साथ साथ जो भी हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए, उसको एक लिवरेज के लिए थैंक्स करें। साथ साथ हम मूवमेंट्स को देखें अपने अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस की, जो कि एक इन्वेस्टर के अकाउंट में लार्ज स्विंग हो रही हैं। इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट्स को। तो अगर हम देखें कि दो मेन जो पार्टिसिपेंट्स हैं फ्यूचर मार्केट के, वो होते हैं हेजर्स, जो कि मैनेज करते हैं उस प्राइस रिस्क को किसी भी कमोडिटीज़ की, और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो उस प्रॉफिट को देखते हैं जहाँ पे वो अपने कमोडिटीज़ के अंदर उन प्राइजेस का फ्लक्चुएशन देख रहे होते हैं। तो स्पेकुलेटर जो होता है वो हमेशा उस ग्रेट डील को प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी होती है किसी भी फ्यूचर मार्केट के अंदर। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो अलाउ करता है स्पेकुलेटर्स को, वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क को लेने के लिए करता है, जहाँ पे हम अपने छोटे से कैपिटल से ही ज़्यादा हाई डिग्री के लिवरेज को ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू बेस्ड होता है किसी भी अंडरलाइंग एसेट से। तो जो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करते हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, जैसे कि शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज, दैट इज़ द CME ग्रुप। अगर और देखें हम तो हमारा दूसरा क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, दैट इज़ ICE। तो जो हमारे 12th फ्यूचर मार्केट हैं वो बिगेन हुए थे 1850 में शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज के अंदर, जो कि एक फार्मर्स के थ्रू किए गए थे, जहाँ पे हमने अपने हेज को सीख किया था किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। तो फार्मर्स क्या करते थे, अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करते थे जहाँ पे उनको लगता था कि वो जो प्राइस है उस मार्केट की वो लॉक हो चुकी है उस क्रॉप की, तो वो अलाउ करते थे उस अनकंसर्न को जहाँ पे जो डेली प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती है किसी भी एक स्पॉट प्राइस से। तो जो हमारे फ्यूचर मार्केट है वो एक्सपेंड होते हैं अदर कमोडिटीज़ में, जब हम बात करते हैं किसी भी एनर्जी फ्यूचर की, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की या करेंसी फ्यूचर की। इसके बाद अगर हम फ्यूचर प्राइजेस को देखें तो फ्यूचर प्राइजेस क्या हैं कि अनलाइक स्टॉक्स दैट कैन एग्जिट इन द परपेचुअलिटी, कि अगर हम देखें कि जो हमारी फ्यूचर प्राइस है वो किसी भी स्टॉक के अंदर एग्जिट होती है परपेचुअलिटी बेसिस पे। तो जो फ्यूचर्स हैं जहाँ पे हम अपने किसी भी एक्सपायरेशन डेट पे किसी भी एक लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कर रहे हैं, तो अगर हम देखें कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम एक नियरेस्ट एक्सपायरेशन डेट लेते हैं जो कि यूजली क्लोजेस्ट होती है उस स्पॉट प्राइस की वैल्यू से। तो आज का जो लेक्चर था जहाँ पे हमने वैल्यूएशन देखा हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो हमने आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आगे के लेक्चर हम रिमेनिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो आपको इस लेक्चर के अंदर क्या समझ में आया कि जब भी हम किसी पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट
की नोशनल वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट साइज से उसकी स्पॉट प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें उस पर्टिकुलरली अंडरलाइंग एसेट्स की लिवरेज का पता चलता है जब हम उसको डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड करते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।